उद्धव गुट इंडिया गठबंधन में है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए किया क्या, ये सवाल आनंद दुबे पूछ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट पोल थोड़ी होते हैं। बहुत सारे चुनाव के पहले बताया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, जीत जाती कोई और पार्टी। तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। दिल्ली के नतीजे तय हैं कि जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः वहाँ मौका मिलेगा और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा दिल्ली का रुझान लग रहा है। हाँ, लड़ाई कहीं कहीं नेक टू नेक भी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है। अरे भाई, बीजेपी ने पिछले 10-15 वर्षों में क्या ऐसा किया है कि बीजेपी को लोग मतदान करेंगे? फिर भी अगर उनको लगता है कि 2 दिन की खुशियां हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उनको मुबारक हो। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आदेश के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। आदेश, यहाँ पर दोनों राजनीतिक मेहमान, वो जो नेता, नीति, नियत की बात कर रहे थे, तो नेता को लेकर तो फिर भी आप कह सकते हैं कि सीएम कौन, ये सवाल लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी करती रही अरविंद केजरीवाल के चेहरे को आगे कर, लेकिन वो नीति और नियत, और यही नीति और नियत का मामला जो इस फाइट को दोनों ही तरफ से वो नेक टू नेक वाली बना रहा है। नहीं, देखिए, बड़ा मुश्किल है कि अगर बहुमत मिलता है आम आदमी पार्टी को भी, तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें नैतिक रूप से काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, आपने जो स्टेटमेंट सुनाया संदीप दीक्षित का, वो 2 बातें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है और 17 से 18% कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर मिलना चाहिए। 4.5% से कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट था वो लगभग 12 से 15% का था। पता नहीं वो ये जो दो बातें बोल रहे हैं वो अलग क्यों बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 15% पे आ जाएगी तो सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, और फिर उसको आप कह रहे हो कि वो मजबूत भी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एक 8th पे कमीशन और दूसरा 12 लाख तक जो टैक्स की राहत दी है, ये जो सैलड क्लास तबका है, ये हालांकि बीजेपी का ही वोट बैंक है और ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। क्या इस बार इस तबके में से कुछ प्रतिशत जो वोट है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो ये भी एक मेजर सेटबैक हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कुल मिला के जो हम जितने समीकरण देख रहे हैं ना, उसको अगर एक एक करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है रोमाना कि कम से कम दिल्ली की जनता ने कितना वोट दिया है वो हमारे सामने आए, उसका प्रतिशत क्या है, तब जाके एक बेहतर एनालिसिस हो सकता है दिल्ली के कल जो वोटिंग हुई है उसका। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है और फाइनल वोटिंग परसेंटेज का जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं यहाँ पर आदेश कि उसका भी इंतजार है, वो दिल्ली में 60.35% वोटिंग परसेंटेज वाला आंकड़ा जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। खैर, क्या दिल्ली का चुनाव इस बार वो एम फैक्टर उस पर आकर सिमट रहा है, और वो एम फैक्टर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एम फैक्टर हैं। वो कौन से 3 एम फैक्टर हैं उस पर मैं आगे आपको जानकारी दूंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, चुनाव से पहले महा एग्जिट पोल का आंकड़ा और उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बयान आया है, कह रहे हैं एग्जिट पोल तो आते हैं चले जाते हैं, हर बार एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित नहीं होते। ये संजय राउत कह रहे हैं सही तस्वीर के लिए 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए, 8 तारीख को ही पता चलेगा दिल्ली में क्या हो रहा है। सुनिए। देखिए, जिस पोल में क्या है, एक्चुअल पोल हुआ है उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। आइए मेहमानों का रुख करते हैं। अभिषेक से जरा जानेंगे, ये जिस बात का जिक्र आदेश कर रहे थे कि साहब वो त्रिकोणीय लड़ाई जो है उसी से खेल बिगड़ रहा है आम आदमी पार्टी का। मैं वही कह रहा हूँ कि त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं। ये आदेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली के अंदर कोई भी त्रिकोणीय लड़ाई नहीं था।
ये डायरेक्ट फाइट बना भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी था। और दिल्ली की जनता ने कोई मुद्दा क्या था, दिल्ली की जनता ने इस बात के लिए वोट किया कि उनका जो 25,000 रुपए का बचत होता है हर परिवार को, वो चलता रहे। दिल्ली की जनता ने इस बात के लिए वोट किया कि जो अरविंद केजरीवाल जी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हॉस्पिटल बनाए हैं वो जारी रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। इस बात के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया। 2014 में, 2019 में, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था दिल्ली की जनता ने कि आप कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो दिल्ली की जनता आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। आपसे ही सवाल है मेरा, दिल्ली के चुनाव में, पूरे चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते रहे कि साहब जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं किसी पर आंच नहीं आएगी, सब चलती रहेगी। तो फिर रुमाना जी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, मैं सम्मान करता हूं। दिल्ली की जनता ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क समझती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही जी केजरीवाल जी का जो योजना है हम उसको जारी रखेंगे, तो दिल्ली की जनता डुप्लीकेट और कार्बन कॉपी पे क्यों विश्वास करेगी? जब केजरीवाल ओरिजिनल दिल्ली की जनता के पास है तो केजरीवाल जी को वोट देंगे ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने एक तरफा प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाने जा रही है। सिद्धार्थ, इसमें तो लॉजिक है ना, मतलब बीजेपी भी क्या कर रही थी, बीजेपी भी केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को ही वो कह रहे हैं कॉपी कर रही थी कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हम उसको आगे बढ़ाएंगे। केजरीवाल अगर महिला सम्मान 2100 दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम 2500 दे देंगे। तो अगर केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही दिल्ली में होनी है, वो रेवड़ी वाली, वो फ्रीबीज वाली, तो फिर केजरीवाल ही सही है, उसके लिए बीजेपी क्यों चाहिए? देखिए रोमाना जी, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स दिल्ली में नहीं होनी है, यही तो इशू है सारा। अब वो रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, वो भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस में विश्वास रखती है। हमने तो एक बात कही, कोई भी नीति हो सकता है कुछ चीजें उससे पहले की सरकार की चल रही हो सकता है कुछ अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई हो, स्कीम कोई भी हो उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है ताकि वो दिल्ली की जनता के लिए सहूलियत दे सके। उनके पैसे को लूट करके अपने शीश महल बनाने के लिए नहीं, वहां पर टोटो की सीट से लेकर के महंगे पर्दे लेकर के महंगे टीवी लगाने के लिए नहीं, उनको सब स्कीमों को हमें करप्शन मुक्त करके दिल्ली की जनता को परोसना है। हमारा तो एजेंडा इतना था और इस पर दिल्ली की जनता ने पूर्ण विश्वास किया। मैं तो आपसे एक आग्रह करता हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा प्रयास कर रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है, कुछ कहने के। मैं तो आप कहता हूं ये स्टूडियो में मौजूद हैं, आप इनसे लिखवा लीजिए 8 तारीख को ईवीएम को दोष नहीं देंगे। ये 8 तारीख को आकर के ये ना कहने लग जाएं ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी। ये तो मैं कहता हूं ये कहें, स्वीकार करेंगे चुनाव मुद्दों पर था, क्योंकि मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं। मुद्दों के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता रिजेक्ट कर रही है। ईवीएम का बहाना नहीं आएगा। तैयारी रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं 8 फरवरी आप लोगों का आकलन क्या है, नंबर भी आप लोगों से लूंगी ताकि पता चल पाए ना। 8 फरवरी को जब हम लोग मिलेंगे तो उस पर भी चर्चा हो। एक सेकंड आ रही हूं आपके पास। देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम मतदाता है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से जोर आजमाइश हुई है। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके से चुनावी शंखनाद किया। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोटर इस बार किसके साथ, ये बड़ा सवाल है। और जो मैट्राइज का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक मुस्लिम वोट इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। ये मैट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है, जिसके मुताबिक सर्वे बताता है आम आदमी पार्टी को 67% मुसलमानों ने वोट दिया। 11% मुस्लिम मतदाता जो है वो बीजेपी के साथ गया है। और देखिए, कांग्रेस के साथ सिर्फ 9% मुस्लिम मतदाता गया है। मतलब कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को दिल्ली का मुसलमान ज्यादा पसंद कर रहा है। अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आंकड़ा। और साथ ही अन्य के खाते में 13% मुस्लिम वोट गया है। ये मुस्लिम वोटर का ब्रेकअप है, जिसमें सबसे दिलचस्प तो मुझे यही नजर आ रहा है कि साहब कांग्रेस के मुकाबले जो मुसलमान वोटर है दिल्ली का, वो बीजेपी पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। हालांकि एक मुश्त जो दिल्ली का मुस्लिम वोटर है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाता नजर आ रहा है। 67% जो मुस्लिम वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ लामबंद नजर आ रहा है। इस पर हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा में, जरा उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष है इमाम एसोसिएशन की, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और साजिद रशीदी साहब, मुझे ध्यान है चुनाव प्रचार का जब समय चल रहा था आप लोग पहुंचे थे कि साहब अरविंद केजरीवाल के घर पर हम धरना देंगे क्योंकि वो 18,000 रुपए इमामों की जो तनख्वाह है वो जारी नहीं की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ तो मुसलमान एक मुश्त आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहा है, इस पर आपकी राय? देखिए, आम आदमी पार्टी पर ये तो आंकड़े हैं जो आपने बताए हैं। 8 तारीख को असल पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा मुसलमान ने किया है। तो मतलब आपके हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा है? सवाल ये है कि मुसलमान को कांग्रेस
नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आंकड़ा है जितना आपने बताया है कि इतना परसेंट मुसलमान केजरीवाल पर भरोसा करेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि मुसलमान इस बार जो है, मुसलमान का रुख ज्यादा कांग्रेस की तरफ था। और अभी आपने बताया कि 11% मुसलमान ने वोट बीजेपी को भी दिया है जी। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 11% बीजेपी को वोट चला कांग्रेस गया। से ज्यादा उसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए जो बीजेपी, जी कांग्रेस से ज्यादा। मैं एक बात कहना चाहता हूं रोमाना, एक परसेप्शन बनाया है कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। तो मैंने बीजेपी को वोट देकर ये बात मुसलमानों में फैलाने की कोशिश की है कि बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है और हम हर उस पार्टी को वोट दे सकते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखती है। अगर हम वोट करेंगे तो उससे आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं कि हमने वोट दिया है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो इसलिए बहुत मैंने अच्छी बात है बीजेपी ना। को देखिए, क्या कोई जो भी डर समुदाय जो है वो मुसलमानों के लोकतंत्र दिलों में के बिठाने, अंदर किसी को भी अछूत नहीं माने, इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। और सबके पास सारे विकल्प होने चाहिए बिल्कुल। सर, ऑप्शन सबके पास होने चाहिए। और अगर ये आंकड़ा वाकई में सटीक साबित होता है, बिल्कुल, 8 फरवरी बिल्कुल, नतीजों का बिल्कुल। इंतजार रहेगा, तो अपने आप में एक बड़ी मिसाल बनकर उभरेगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के मुकाबले मुस्लिम वोट बीजेपी के पाले में ज्यादा गया है, बीजेपी के खाते में ज्यादा गया है। लेकिन मौलाना साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है कि यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में फिर भी वो एक मुश्त लामबंद 67% दिल्ली का वोटर मुस्लिम वोटर जा रहा है। पर सर, ये अभी तक 2015 और 2020 के मुकाबले सबसे कम लामबंदी है जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है, क्योंकि 2015 में 77% मुसलमानों ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। 2020 में तो यह आंकड़ा बढ़कर 83% पर हो गया था और इस बार ये घटकर 67% पर आ रहा है। तो ये नाराजगी की वजह, वो जिसको लेकर आप लोग भी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर पर कि साहब वो इमाम हैं, उनकी सैलरीज अभी तक दी नहीं जा रही हैं, ये भी एक वजह रही शिकायत की? नहीं, दो तीन वजह हैं। हाँ। एक वजह ये भी रही, हाँ। एक वजह सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली दंगों के अंदर जितने लोग नाजायज फंसे हुए हैं, केजरीवाल ने उनका कोई पुरसाने हाल नहीं किया, उनके घर नहीं गए, उनके बच्चों के सर पर हाथ नहीं रखा, उनके बारे में उनकी कोई मदद नहीं की, कोई लीगल एड नहीं दी। और आपने देखा हो कोविड के बाद में जिस तरह से तबलीगी जमात को केजरीवाल ने बदनाम किया है रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, वो भी एक वजह रही है। और इमामों की सैलरी न देना, ये भी एक वजह है। दूसरी बात ये, मैं रोमाना एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े आपने बताए कि 67% मुसलमान केजरीवाल के पास गया है, मुझे नहीं लगता कि आंकड़ा सही है। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा 8 तारीख में ये आंकड़ा गलत साबित होगा। ये तो अभी सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ना, एग्जिट पोल से तस्वीर आ रही है। असली तस्वीर तो देखिए 8 फरवरी को ही पता चलेगी। तो आपके पास पूरा हक है सर, अधिकार है कि आप इन जो आंकड़े हैं उससे इत्तेफाक ना रखें। फिलहाल ये जो नंबर आ रहा है, अब इस पर जरा अभिषेक से एक रिएक्शन लेते हैं। अभिषेक, ये तो मुस्लिम वोट, और जो मुस्लिम वोट मजबूती से 77 2015 और बढ़कर 83 2020 में आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहा था, झटका है तो आम आदमी पार्टी के लिए। मुसलमान भी आपसे बिदक रहा है। मैं एक बार सिद्धार्थ जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ, फिर इस पे मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। देखिए, जो दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज भी बोल रहा हूँ, 8 तारीख को भी बोलूंगा और बाद में भी बोलूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत नहीं किया, उससे ज्यादा मेहनत चुनाव आयोग ने और दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने इस चीज के लिए मेहनत किया कि जो भारत का संविधान दिल्ली की जनता को संवैधानिक अधिकार देता है अपना मतदान देने का, उसे किस तरीके से वंचित किया जाए, किस तरीके से रोका जाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली की जनता को, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पे पानी फेरने का कार्य दिल्ली की जनता ने मतलब किया। 8 फरवरी ईवीएम की बात नहीं होगी, इस पर जवाब दीजिए ना। सिद्धार्थ तो ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 8 फरवरी ईवीएम का रोना तो नहीं रोएगी आम आदमी पार्टी, बस इतना बता दीजिए। नहीं, हम लोगों ने, अगर कोई भी संवैधानिक एजेंसी है, अगर कोई भी अपने उनका जो कर्तव्य, जो उनका कार्य अगर नहीं करती, तो हम आम आदमी पार्टी वाले सजग प्रहरी हैं भारत के संविधान का, लोकतंत्र का, हमें उनको आईना दिखाने आता है। जिस तरीके से उन्होंने किया, पूरा आप इंसिडेंट देखिए, चाहे जंगपुरा हो, हम मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि घर में रखा हुआ पैसे आप इस पे छापा मारिए। चुनाव आयोग क्या कर रही थी? 3-3 टेबल लगवा रहे हैं, एक पार्टी के 3-3 टेबल भोगल एरिया में लग रहा है जंगपुरा के अंदर। नई दिल्ली में आप देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही थी। जो विक्टिम है, जो बेचारा, जो शिकायत करता है, उसी को जेल में डाल रहे हैं। अगर मामला ऐसा ही है, फिर भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो या तो इधर रहिए या उधर रहिए। नहीं, रोमाना जी, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने पूरा कोशिश किया, पूरी मेहनत किया, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मेहनत किया। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनने जा रही है। और मौलाना जी की बात करता हूं, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है,
हमारे लिए 2 करोड़ जनता पूरी दिल्ली की हमारा परिवार है। अगर हम बिजली की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके लिए बात करते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं, सभी के लिए करते हैं। अगर हम एजुकेशन देने की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, तो सभी के लिए बनाते हैं। ये हमें हिंदू, ये मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है। मौलाना साहब को बोलने तो दीजिए, एक सवाल तो उनका सुन लीजिए अभिषेक, फिर दोबारा उनको जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब, अभिषेक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ही सवाल है ना, जल्दी से लेकर आइए, दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए, मौलाना साहब को और आम आदमी पार्टी के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूँ। अभिषेक, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, केजरीवाल जी ने मुस्लिम महलों में जाकर वोट क्यों नहीं मांगा? किसी स्टेज पर मुस्लिम नेता को अपने साथ साझा क्यों नहीं किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपको मुसलमानों से दूरी बनाने की? जवाब अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है। बादली के अंदर गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? आदर्श नगर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? वजीरपुर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? चांदनी चौक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? तो मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की 2 करोड़ जनता उनका परिवार है। अरविंद केजरीवाल जी उनके लाडले हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री, तो आप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे पाई। मेरा सवाल तो सुनिए, यहाँ जो मौलाना साहब सवाल पूछ रहे हैं, आप क्लियर कीजिए ना। मतलब जो दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्या उनके प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गए? दिल्ली सरकार में मंत्री भी है ना भाई, वो इमरान हुसैन मंत्री हैं, और साथ ही वो अमानतुल्लाह खान, बड़ा चेहरा है आप लोगों की आम आदमी पार्टी में, मुस्लिम चेहरा। उनके प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए, जानबूझकर दूरी बनाई, ये आरोप वो लगा रहे हैं मौलाना साहब। ये आरोप इनका नहीं, सामने अलग तरीके से ये रोमाना जी आरोप उनका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया आरोप है। ये मौलाना जी का नहीं है। मतलब मौलाना अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए ना। जो आप कह रहे हैं ये वही आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी लगा रही है। बीजेपी की बी टीम आप कह रहे हैं मौलाना को। अब इनका इतिहास तो मैं ज्यादा इतिहास में इनके जानना नहीं चाहता, वो आप बेहतर समझती हैं। वर्तमान की बात कर रही हूँ सर, मैं तो वर्तमान की, ये तो अभी आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं इनको? ये बीजेपी की बी टीम है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक रणनीति होता है। अरविंद केजरीवाल जी चांदनी चौक गए, क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं रहते? वहाँ पे मुझे लगता है कि 38% मुसलमान रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वजीरपुर गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? साहनी जी है ना, उम्मीदवार की बात हो रही है यहाँ पर, उम्मीदवार के लिए सवाल पूछा उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, और पार्टी के नेता संजय सिंह कहाँ नहीं गए? संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया जी गए, सौरभ भारद्वाज जी गए। तो हर एक चुनाव, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, कहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी करावल नगर गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? बगल में मुफ्तबाबाद है, वहां पे हमारे संजय सिंह जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, फिर पूरी तरीके से अफवाह फैलाने का कार्य करती। ठीक है, रशीदी साहब आइए। सवाल महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और उसके साथ तो अखिलेश यादव, वो इकरा आसान है, वो भी पहुंची थी मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर, ओखला से लेकर और हर जगह वो गई थी प्रचार करने के लिए। फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर ये सवाल क्यों, रशीदी साहब? नहीं, अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। हाँ। और अगर कोर्ट उन पर पाबंदी नहीं लगाता तो मुख्यमंत्री भी वही थे, आज भी वही हैं। आतिशी जो तो है वो तो बेचारी मोहरा है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ इनसे कि सीलमपुर में या ओखला में जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें केजरीवाल क्यों नहीं गए, नंबर 1। दूसरी बात ये, जब इमाम उनके घर पर गए थे सैकड़ों की तादाद में अपनी सैलरी को लेकर, तो केजरीवाल उन इमामों से क्यों नहीं मिले? वो तो बाद में समय दिया गया था ना आप लोगों को, तब भी नहीं मिले थे। नहीं मिले थे, नहीं मिले। 3 बार हम गए, तीनों बार नहीं मिले। ठीक है, आइए रोमाना जी। मटिया महल एक एरिया है, वहाँ पे शोएब इकबाल जी हमारे चुनाव, वो आले मोहम्मद इकबाल जी चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता होगा कि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र, इनका षड्यंत्र है। ये तय करते कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, फिर से वही बोल रहे हैं। पहले गए थे वो, आप ही लोगों ने ट्वीट करके उनका फोटो वायरल किया था, एडिटेड फोटो वायरल किया गया था। से पहले गए एडिटेड फोटो वायरल किया। और एक बात देखिए, पूरे चुनाव में देखिए रोमाना जी, अरविंद केजरीवाल जी जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, जो फर्जी धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, वो इमामों को वहां पे तो देते हैं
हरियाणा के अंदर 18,000 रुपए, लेकिन पुजारियों को नहीं देते। और वकालत कौन कर रहा था? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी के कारण भारतीय जनता पार्टी इमामों की वकालत करने का कार्य किया पूरे दिल्ली के चुनाव में। तो ये बड़ा अजीब चुनाव था और गजब है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस मुद्दे पे हमने राजनीतिक चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं, यही कारण है कि जो 8 तारीख ले लेते हैं सिद्धार्थ से। 8 तारीख को इमामों की सैलरी को लेकर इसको जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा था, हरियाणा में तो देती है ना बीजेपी की सरकार, फिर यहां पर आपत्ति क्यों थी सिद्धार्थ? देखिए रोमाना जी, समय के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा न्याय करिए। अरविंद केजरीवाल के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं वो अभी भी अपने भूत से बाहर नहीं निकल पाए और निकल के भाजपा 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 गुणगान करना चाहते हैं। सरकार बनती दिख रही है, 2 दिन बाद विपक्ष में जाएंगे, तब हमारा इतना नाम लीजिएगा, आज मत लीजिए। रही बात इनकी सैलरी देने की, रोमाना जी यही तो दिल्ली की जनता पूछ रही थी। आपको 11 साल से नहीं याद है ग्रंथी? आपको 11 साल से नहीं याद है पुजारी? जो करेंगे हम आगे करेंगे। आज हम कुछ नहीं करते। जो इमाम जिनको दिया करते थे, जो रिश्तेदार आपने बना रखे थे, जिनके वोट पर आप चुनाव जीतना चाहते थे, उनको तो 18 महीने दिए नहीं। उनको तो 2-2 साल से आप दर दर भटकवा रहे हैं। पर चुनाव आया तो चुनाव आते ही अब मैं ग्रंथियों को दूंगा, अब मैं पुजारियों को दूंगा, अब मैं ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं। इसी ड्रामे से थकी है दिल्ली की जनता, इसी झूठ से थकी है दिल्ली की जनता। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ये कहा मैं ये करूंगा, मैंने क्या किया उस पर कुछ नहीं बोले। पूछते रहे हम इनके प्रवक्ताओं से, अभिषेक जी से और सब लोगों से पूछते रहे, कितने कॉलेज बना दिए, कितने नए अस्पताल बना दिए, कितने नए डॉक्टरों को भर्ती दे दी, कितने नए रोजगार आपने दे दिए, कितने नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ले आए, कितनी यमुना में आपने सफाई के लिए खर्च कर दिया। सारा पैसा लेते गए, खाते गए, भ्रष्टाचार करते गए, इधर उधर चुनावों में खर्चते गए, और अब जब चुनाव आए तो कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ये सुनने के लिए दिल्ली की जनता नहीं बैठी थी। आपने दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात का मैंडेट है। और मैं फिर से कहता हूं रोमाना जी, अंतिम बात कहूंगा, ईवीएम की बात पर गोलमोल कर गए प्रवक्ता जी, आज भी अपने लिए विंडो ओपन छोड़ रहे हैं। इनको पता है 8 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और इनकी एक बहुत बुरी हार होगी तो ईवीएम का ऑप्शन खुला रहे, इसलिए छोड़ना चाहते हैं। पहले जीते थे तो ईवीएम अच्छी थी, आज हार का मुंह देख रहे हैं तो ईवीएम खराब हो गई है। 8 का इंतजार कीजिए ना, 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। आप भी ईवीएम की आज ही एंट्री करवा रहे हैं, 6 फरवरी को एंट्री। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप रिटर्न में ले लीजिए कि ईवीएम पे बहाना ना 8 फरवरी की तारीख हम लोगों ने छोड़ रखी है, आज ईवीएम की बात नहीं होगी। लेकिन जल्दी से मैं आदेश का रुख करूंगी, आदेश के पास जरा चलते हैं। आदेश, ये जो लेकिन मुस्लिम वोटर को लेकर एक आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है और मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लग रही है कि मुसलमान वोटर जो है वो कांग्रेस 9% और बीजेपी 11%। आम आदमी पार्टी जो है उसके समर्थन में यहां मुस्लिम वोटर लामबंदी उसकी घटती हुई नजर आ रही है। कम से कम इतना जरूर साफ हो रहा है कि दिल्ली का चुनाव में ध्रुवीकरण दूर दूर तक नहीं, अगर आंकड़ा यही सही साबित होता है तो। आदेश रोमाना, ये आंकड़ा सही साबित नहीं होगा। देखिए, जितनी हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है उतने ही अरविंद केजरीवाल हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। आप याद कीजिए, जब 2020 में शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और दिल्ली का चुनाव चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल के जितने भी नज़दीकी रणनीतिकार थे उन्होंने कहा कि आपको शाहीन बाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गए थे एक बार भी। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिल्ली के मुसलमान वोटर के पास ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि मुसलमान वोटर ये चाहता है कि जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट देंगे। आपको याद होगा, अरविंद ने चुनाव के बीच में स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी मुझे मिलकर हराना चाहते हैं। दरअसल वो ये संदेश मुसलमान वोटर को देना चाहते थे कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं और मैं हूं जो बीजेपी को हराऊंगा। और ये बात सही है कि जितने भी मुस्लिम बहुल्य सीटें थी वहां पे अरविंद केजरीवाल ने प्रचार नहीं किया और कांग्रेस पार्टी भी मुसलमान और दलित वोट पे बैंक कर रही थी। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को कहा भी कि मेरी एक पदयात्रा डिजाइन कीजिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से 6-7 दिन वो प्रचार से गायब रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था मेन, वो मुस्लिम और दलित था, जो आज आम आदमी पार्टी के पास है। और एक मिनट रोमाना, ये जो आप नंबर दिखा रही है ना कि जो 9% कांग्रेस पार्टी और 11% बीजेपी का, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा और इसमें एक भारी बदलाव आएगा। ठीक है आदेश, आप रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी और साथ ही दोनों राजनीतिक मेहमानों का, सिद्धार्थ और अभिषेक का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।